की बार यूसीसी पर आर पार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हो चुकी हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश एक विधान, एक देश एक कानून, चर्चा सरगर्म है। मॉनसून सत्र आने वाला है और ये कहा जा रहा है कि सरकार ने इस बार पूरी तरह से मूड बना लिया है कि यूसीसी बिल को पेश करना है और इसके साथ ही साथ 2024 से पहले यूसीसी को लागू भी करना है। यानी सरकार मूड में है अब की बार यूसीसी पर आर पार। लेकिन सरकार जो मूड बना रही है, क्या यह पूरी तरह से सफल हो पाएगा? क्योंकि अगर ऐसे देखें तो तस्वीरें विरोध की भी सामने आ रही हैं। कई तरीके के विरोध हैं, कहीं पर धार्मिक विरोध है, कहीं पर राजनीतिक विरोध है, कहीं कहीं पर आंकड़ों का गतिरोध भी आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच जब यूसीसी की बात चली है, चर्चा सरगर्म है, लॉ कमीशन निरंतर लोगों से राय मांग रहा है। 30 दिन का वक्त दिया गया था, सभी धार्मिक संगठनों से भी राय मांगी गई। इन सब के बीच में अब मुसलमानों में भी दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसे संगठन हैं जो यूसीसी के समर्थन में उतरे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तरह से विरोध कर रहा है। कह रहा है कि यूसीसी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगा और यूसीसी का विरोध किया जाएगा। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तरफ 2024 का चुनाव है, आरोप लग रहा है सरकार पर कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से विरोध के सुरमुखर हो रहे हैं, क्या ये मुसलमानों को भड़काने की साजिश नहीं? दूसरी तरफ ध्रुवीकरण, एक तरफ ध्रुवीकरण तो दूसरी तरफ क्या तुष्टीकरण नहीं है? इन सब के बीच प्रश्न मूल ये है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश में हमेशा से ही धर्मनिरपेक्षता का हवाला दिया जाता है। जो देश धर्मनिरपेक्ष हो, जहां पर संविधान सर्वोपरि हो, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड सर्वोपरि सर्वमान्य क्यों नहीं हो सकता? आखिर गतिरोध क्यों हो रहा है? जब यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड हो सकता है तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं हो सकता है? आज इसी मुद्दे पर एक बार फिर से करेंगे खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आइए देख लीजिए कि यूसीसी का जिन निकला नहीं कि विरोध के सुरमुखर हैं और किस तरह से सरकार ने मूड बना लिया है अब की बार यूसीसी पर आर पार। यूसीसी पर छिड़े घमासान के बीच अब बड़े स्तर पर विरोध की पटकथा लिखी जाने लगी है। इस पोस्टर को जरा ध्यान से देखिए, गौर कीजिए इस लाइन पर जिसमें साफ और स्पष्ट लिखा है यूसीसी का विरोध करना चाहिए, और समझिए इसके पीछे का मंसूबा। इस पोस्टर के जरिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये बताने की कोशिश की है कि हम चुनी हुई सरकार के बनाए गए कानून को नहीं मानेंगे। हम नहीं मानेंगे वो कायदे कानून जिसका ताल्लुक धर्म से है। हमारे लिए देश नहीं धर्म बड़ा है। जी हाँ, चौंकिए मत, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि जिस तरह से पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध के लिए मुनादी की है वो हैरान करने के साथ ही देश के मुसलमानों को भड़काने वाला भी है। बोर्ड को पोस्टर में ये भी साफ करना चाहिए था कि विरोध की परिभाषा आखिर क्या है, और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए था कि क्या विरोध के नाम पर देश में आग नहीं लगाई जाएगी। यूसीसी को लेकर मुसलमानों में भी दो फाड़ हो गया है। एक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुखालफत की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी के मुद्दे पर सरकार के पाले में खड़ा दिख रहा है। सुन्नी बोर्ड ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम यूसीसी का पुरजोर समर्थन करते हैं और जल्द से जल्द यूसीसी को लागू करना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि मुसलमान आखिर किस आधार पर यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि धर्म तो दोनों के लिए एक ही है। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि यूसीसी पर सरकार आखिर आगे क्या एक्शन लेती है। क्या मॉनसून सत्र में इस बार यूसीसी पर बिल लाकर सरकार आर पार के मूड में आ चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों चाहेगा यूसीसी आए? क्योंकि ये चंद लोगों के द्वारा बनाई गई एक संस्था है जो हमेशा से दबे कुचले मुस्लिमों की ठेकेदारी करती है और उन्हीं के नाम पर ये अपनी दुकानें चलाते हैं।
इसमें चाहे ये कांग्रेस के हाथों खेली जाती रही हो, समाजवादी पार्टी के हाथों खेली जाती रही हो, बहुजन समाज पार्टी के हाथों, क्योंकि इनकी दुकानें चलती हैं। ये चंद लोग हैं जो करोड़ों करोड़ मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उनको एक समान अधिकार नहीं लेने देना चाहते, क्योंकि ये वही मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। जब शाहबानों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उनके फेवर में फैसला आ गया था, तो उस फैसले को पलटवाया था इन्होंने कांग्रेस पर दबाव बनाकर। तो ये एक एनजीओ है, इसने एक इतना ऐसा महाज बनाकर रखा था कि साहब हम एक बहुत धार्मिक बहुत बड़ी संस्था हैं और ये जैसे धर्म के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं, क्योंकि यूसीसी आते ही इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। देखिए, देखने वाली समझने वाली बात यह है कि इसका विरोध कौन कर रहा है। आम नागरिक देश का इसका विरोध नहीं कर रहा है। इसका विरोध कोई देश का कॉमन मैन नहीं कर रहा है। कुछ चुनिंदा लोग राजनीतिक से प्रेरित होकर इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका एजेंडा समाज की और कौम की भलाई नहीं है। उनका एजेंडा यह है कि किस तरीके से हम अपना राजनीतिक स्वार्थ को पूरा कर पाए। लेकिन देश निजी राजनीतिक स्वार्थ पे नहीं चलेगा। हमारा देश समाज के हित पे, देश के हित पे और देश के विकास के मुद्दे पे चलेगा। तो जिनको राजनीति करनी है वो इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, दरअसल ये यूनिफाइड करता है, समानता का अधिकार देता है, समान लैंगिक समानता का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है। बाबा साहेब ने भी संविधान सभा में स्पष्ट रूप से कहा था कि एकता, समरसता, एकरूपता अगर लानी है तो इसकी आवश्यकता है, यूसीसी की आवश्यकता है। तो ऐसे में जब एकता की बात हो, समरसता की, एकरूपता की बात हो, तो फिर यूसीसी का विरोध क्यों? इसी पर आज खुलकर बहस करने के लिए हमारे साथ जो अतिथि जुड़ रहे हैं, पैनल से आपका परिचय कराती हूं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं बीजेपी के लोनी से, नंद किशोर गुर्जर जी। नंद किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त मैं देख पा रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं अश्वनी दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ इस पैनल में आज पहली बार हमारे शो में जुड़ रहे हैं केसर अब्बार साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। केसर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहला कमेंट आज केसर अब्बार साहब आपका लेना चाहती हूं। आखिर दिक्कत क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड को? जो लोग राजनीति का चश्मा पहना रहे हैं उनको राजनीति करने दीजिए, लेकिन इसके इतर यूनिफॉर्म सिविल कोड लैंगिक समानता की बात करता है, सबकी एकरूपता की, समरसता की बात करता है। तो फिर आप लोगों को दिक्कत क्या है? क्या भ्रूण हत्या इस देश में होती नहीं है? लैंगिक समानता कहां से आ जाएगी? जो लोग सिविल कोड की बात करते हैं, ये गरीबों और आदिवासियों के मुंह पर वाले लोग सिविल कानून कैसे ला सकते हैं? क्या भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना इस्माइल साहब, बी पोकर साहब, जिन लोगों ने कानून बनाया था, क्या उनसे बड़े विद्वान भारत में पैदा होने शुरू हो गए हैं? क्या ये इंसाफ कर पाएंगे? और आपको शादी ब्याह से क्यों दिक्कत है? बंटवारे से ही क्यों दिक्कत है? भारत में संविधान बना है, एक सिख मैरिज कोड है, एक जो है क्रिश्चियन मैरिज कोड है, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ईसाई, ये सबका अलग अलग है। आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या जरूरत है कि इनकी शादियां बताइए कैसे कराएंगे? आप वरमाला डलवा के करवाएंगे या इनका जो है कौन सा फेरा ना? आप सिविल कोड लगाएंगे? अच्छा सुनिए, आपने कहा ना, नहीं आप सुनिए ना, आपने कहा ना कि सबकी अपनी मान्यताएं अलग अलग है, तो उसी को तो एक रूपता मिल जाएगी ना। ये तो समानता की बात कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल मुसलमानों के लिए थोड़ी होगा। साहब सुनिए, तो पहले पूरा प्रश्न तो सुन लीजिए। सुनिए, सबके लिए होगा ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, नहीं, वही तो आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये केवल आप पर ही थोड़ी लागू होगा। ये तो आप जिनका नाम ले रहे हैं, तो ईसाई पर भी होगा, सिखों पर भी होगा, बौद्ध पर भी होगा, हिंदू पर भी होगा। ये तो एक यूनिफॉर्मिटी की बात है ना, समानता की। लैंगिक समानता क्यों नहीं चाहिए आपको? क्यों नहीं चाहिए लैंगिक समानता? कर रहे हैं, हमें लैंगिक अनुपात चाहिए। लैंगिक अनुपात सही होगा भ्रूण हत्याओं रोकने से, ऐसे नहीं हो जाने का। अरे लैंगिक अनुपात भी तो आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप तो 444 के फॉर्मूले से चलते हैं। सब देखिए तर्कों पर बात करते हैं, इधर उधर नहीं जाते। अभी आप लैंगिक समानता से लैंगिक अनुपात पर आ गए। सरकार ने भ्रूण हत्या के लिए क्या किया? महिलाओं की चिंता है आपको सिविल कोड के नाम पर? बताइए बलात्कारियों के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो सत्ताधारी लोग हैं वो बलात्कारियों के झंडे लेकर के यात्राएं निकालते हैं। ये लोग इंसाफ करेंगे?
क्या इनसे इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है? नहीं, लेकिन जो भारत में तो आप एक बात बताइए ना, ठीक है, आप सुनिए ना, आप बताइए ना, लेकिन अगर कानून बन जाता है, सुनिए, इस देश में हर बार कानून पर विश्वास होता है ना, आप लोग भी कहते हैं ना कानून महत्व रखता है, तो अगर संविधान के हवाले से कानून बन जाएगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, तो कानून तो बनने दीजिए। भारत में संविधान मौजूद नहीं है? अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ है बताइए ना? शादी ब्याह के मामले में या विरासत के मामले में, उत्तराधिकारी के मामले में क्यों? क्या आप लोग को 444 से में दिक्कत हो जाएगी इसलिए आपको आपत्ति है क्या? मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके टीवी चैनल को चैलेंज करता हूं, ऐसे लोगों का नाम बताइए जिनके 44 बच्चे हो, वरना आज के बाद टीवी चैनल। अरे भैया सुनिए तो विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण सामने आ जाएंगे। केसर साहब, ये फालतू बहस करने का ये मंच नहीं है। आप एक नहीं ऐसे दर्जनों चले आएंगे। ये जो आबादी बढ़ी उस तरीके से तस्वीरें सामने आ चुकी है। यहाँ तक कि प्यू रिसर्च भी ये कह चुकी है, प्यू रिसर्च की रिपोर्ट भी ये कह चुकी है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। उसके लिए आप लोगों का फॉर्मूला क्या चल रहा है? क्या केसर साहब क्या बात कर रहे हैं? नंदकिशोर गुर्जर जी आपके पास आ जाते हैं। देखिए ये ठीक है, पहला कमेंट हो गया साहब आपका। आ रहे हैं आपके पास, आती हूँ आपके पास। चीखने चिल्लाने से बात नहीं चलेगी। जो सत्य है सत्य, मैंने आपको आईना दिखा दिया, आपको अब चुभ गया है, वो आईना की चमक आप बर्दाश्त नहीं कर पाए तो चीखेंगे खाली। नंदकिशोर जी, दो बातें हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि कानून बनाने से क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंटेशन तो होगा नहीं क्योंकि उसका संरक्षण नहीं हो पाता। बहरहाल एक तर्क था, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि आप प्रारूप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ये सिर्फ आप ध्रुवीकरण करने की बात कर रहे हैं। नंदकिशोर जी, केसर साहब आपका म्यूट कर दिया है, फेडर दूसरे को भी सुन लीजिए। हाँ बोलिए नंदकिशोर जी। इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो इनकी बात जो कह रहे हैं वो तो हर हाल में होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अगर यूसीसी आज से इस देश में 70 साल पहले आ जाता तो इस देश के हालात दूसरे होते। आज मुस्लिम बहनों की हालात इतनी खराब है, और जो जहां तक कानून की बात है तो अगर ये शरीयत की बात कर रहे हैं या कुरान के अकॉर्डिंग चलने की बात करते हैं, तो अगर सजा जो है आईपीसी के तहत जो चाहते हैं, अगर ये किसी की तरफ देखते हैं तो आंख निकालने का प्रावधान है, किसी को अगर चोरी की है तो उसके हाथ काटने का प्रावधान है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। इसलिए यूसीसी देश में बहुत ज्यादा जरूरत थी, और ये आज से पहले लागू हो जाता तो भारत कब का विश्वगुरु बन गया होता। भारत का प्रत्येक आदमी जिस तरह के हालात है, खासतौर से मुस्लिम्स को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। सिख में, ईसाई में, हिंदू में, लेकिन आप एक चीज थोड़ा क्लियर कीजिए ना साहब, एक चीज क्लियर कीजिए ना। लोग बार बार कह रहे हैं आपने सिर्फ चुनाव आया नहीं, आपने इसकी डपली बजा दी। इसका प्रारूप, इसका स्वरूप कैसे होगा, ये कब तक क्लियर करेंगे आप लोग? क्योंकि सिर्फ बहस करने से नहीं कि यूसीसी आ रहा है, दूसरे कह रहे हैं नहीं आने देंगे। अरे गाड़ी आएगी, गाड़ी का ब्रेक फेल होगा या गाड़ी बचेगी, इसे लेकर तब तय होगा ना जब गाड़ी की पूरी तस्वीर सामने रखी जाएगी। कब तक? नंदकिशोर जी देखिए, इसका फॉर्मेट तैयार है, अभी सेशन शुरू होने वाला है मानसून का, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यूसीसी की डिमांड है, और जो मुसलमान बुद्धिजीवी है जिसको समझ जो चाहे हो और देश में एक कानून हो, और हर चीज में चाहे उत्तराधिकार का मामला हो, पूरे देश के अंदर एक कानून हो, वो पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग कट्टरपंथी लोग हैं जिनको बाहर से फंडिंग होती है, जो आईएसआई के एजेंट है या कट्टरपंथी मुल्कों से भारत के अंदर यहाँ की स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत है। उसके लिए देश के लिए जो करना होगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ठीक है, देश के लिए आप करेंगे, लेकिन देश के लिए सबको लेकर साथ भी चलना होगा। बहरहाल ये जो परिस्थिति, अश्विनी जी सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि इस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आज आपके माध्यम से लोगों को मिलेगी। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है, अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन जो कानूनी तर्क है और सही मायने में जिस संविधान का हवाला बार बार दिया जाता है, उस संविधान के हवाले से यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए कितना आवश्यक, और ये जो मांग उठी है, ये जो समय की मांग उठी है, वो कितनी कंपैटिबल है इस समय को लेकर? मैं दोनों ही चीजों पर आपका जवाब चाहूंगी। मैं 3 बिंदुओं में इसका आंसर देना चाहूंगा जी। पहला उत्तर तो ये कि जो लोग कहते हैं कि संविधान सर्वोपरि है, उन लोगों के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा
कि 23 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की बहस में समान नागरिक संहिता के पक्ष में जोरदार दलीलें दी थी। और उसी समय, उस समय के जो कट्टरपंथी थे, उन कट्टरपंथियों ने इसी तरह का विरोध किया था, जिसकी वजह से इसको अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में छोड़ा गया और यह कहा गया कि राज्य अपने हिसाब से जब समय आएगा तो वो समान नागरिक संहिता एक रूपता के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए लागू करेंगे। अब मैं दूसरी बात करता हूं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई मानता है तो सुप्रीम कोर्ट ने आज से नहीं, 1985 में शाह बानो के केस से लेकर के क्या क्या कहा, मैं आपको टिप्पणियां सुनाता हूं। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो केस में कहा कि अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र जैसा हो गया है। कोर्ट में समान नागरिक संहिता लागू करने पर जोर दिया, लेकिन नहीं लागू हुआ। क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि उस समय फिर से एक बार फंडामेंटलिस्ट ने कोशिश किया कि इसको जो है धार्मिक चश्मे से देखें, राजनीतिक चश्मे से देखें, ना कि देश की अखंडता और संप्रभुता के चश्मे से। तीसरा, सरला मुदगल के केस में, बहुविवाह के केस में, जैसा आपने 4 की बात कही, बहुविवाह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में संसद में समान नागरिक संहिता के बजाय हिंदू कोड बिल पेश किया था और यूसीसी को आगे बढ़ाने की कोशिश का, साथ ही साथ यह भी कहा कि सही समय नहीं है। यह बात हुई 1954 में। लेकिन अब 2023 में इतने दशक बीत जाने के बाद अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करें, संविधान के प्रियम्बल की बात करें, संविधान के मुताबिक जो एकता अखंडता लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा की बात करें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 की बात करें, तो वो एक रूपता की बात करता है, हर व्यक्ति को एक जैसे ट्रीट करने की बात करता है, हर किसी के लिए समान अधिकारों की बात करता है। तो समान अधिकारों में क्या, महिलाओं को तलाक के लिए, महिलाओं को एडॉप्शन में, महिलाओं को सक्सेशन में, महिलाओं को इनहेरिटेंस में, महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। प्रश्न एक है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में साफ तौर पर कहा कि पता नहीं क्यों सरकारें यूसीसी लागू नहीं कर रही, जबकि गोवा ही इस देश का एक शाइनिंग एग्जांपल है जहां पर पिछले 2 दशक से यूनिफॉर्म सिविल कोड सक्सेसफुली प्रैक्टिस में है और सक्सेसफुली चल रहा है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि दुनिया के कॉन्टेक्स्ट से अब देखिए, जो लोग कहते हैं कि धर्म के अनुसार धर्म उनको इजाजत नहीं देता, तो आप बताइए पाकिस्तान का धर्म क्या है, बांग्लादेश का धर्म क्या है, तुर्की का धर्म क्या है, इंडोनेशिया का धर्म क्या है, सूडान, आयरलैंड, इजिप्ट, मलेशिया, अमेरिका। अब आ जाइए क्या क्यों जरूरी है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक जैसा अधिकार मिलेगा। लैंगिक समानता जिसकी कल्पना संविधान के मूल में है, संविधान की आत्मा में है, धर्मनिरपेक्षता को अगर आप 73 वर्षों बाद भी सही मायने में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके संविधान में विश्वास नहीं है और संविधान की भावना के अनुरूप काम नहीं। क्योंकि आप जैसे ही धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, एक कंफ्यूजन जो लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका जवाब भी जल्दी से अश्वनी जी दे दीजिए, फिर मैं केसर साहब के पास जाऊंगी, क्योंकि विस्तार से आप भी समझा रहे हैं। जो आर्टिकल 25 है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए संविधान का हवाला दिया जा रहा है तो आर्टिकल 25 वर्सेस आर्टिकल 44 कर दिया जा रहा है। एक तरफ धार्मिक मान्यता की छूट है, अधिकार है, दूसरी तरफ 44 का। ये जो कहा जा रहा है कि अगर आप 44 की बात कर रहे हैं तो पहले आर्टिकल 25 का हवाला भी तो ले लीजिए। ये क्या कोई कंफ्यूजन है? क्लैरिटी क्यों नहीं है दोनों में? इसके 2 आंसर हैं। पहला आंसर तो संवैधानिक परिभाषा मैं बाद में बताऊंगा। मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बार बार निर्देश देते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए, क्या उनको अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 44 के बारे में नहीं पता? क्या उनको अनुच्छेद 371 ए के बारे में नहीं पता? इन तीनों अनुच्छेदों को इग्नोर करते हुए कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए। ये इसका हो गया लीगल आंसर। अब हम आ जाते हैं व्याख्या पर। अनुच्छेद 25 हर किसी को अपने धर्म को प्रोपोगेट करने की इजाजत देता है। प्रोपोगेट का मतलब होता है कि धर्म को प्रैक्टिस। मैं हिंदू हूं तो मैं मंदिर जाऊंगा, आप मुस्लिम हैं तो आप मॉस्क में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगी, कोई गुरु है गुरु। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक रूपता कानून में नहीं होगी। कौन सा कानून? संपत्ति जो है धर्म का विषय नहीं है, तलाक धर्म का विषय नहीं है, जो गोद लेने का धर्म का विषय नहीं है, सक्सेशन प्रॉपर्टी में धर्म का विषय नहीं है। वो विषय है देश में एक जैसे कानून की। सारे कानून में आप देखिए, देश में जितने भी लागू, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे इंडियन सक्सेशन एक्ट हो, चाहे मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट हो, उन सब में आप देखेंगे कि कानून में व्याख्या दी गई है। किसके लिए?
हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए, जो लगातार चल रहा है। और यहीं पर हमारे जो बाकी भाई बहन हैं, क्या उनको वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या उनको उस संपत्ति में, पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिला? अब आ जाते हैं आर्टिकल 44 पर। आर्टिकल 44 साफ तौर पर कहता है कि स्टेट शैल एंड्योर टू मेक यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इट्स सिटीजन्स, माने राज्य यह अपने नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएगा। तो संविधान की मूल भावना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड में निहित है और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। ठीक है केसर साहब, अब इतने विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने समझा दिया कि क्यों आवश्यकता है। मेरा मूल प्रश्न आपसे यह है कि अगर एक रूपता आती है, एक समरसता आती है, सामाजिक सद्भाव बनता है, समानता आती है, लैंगिक समानता आती है, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से इतनी परेशानी क्यों हो रही है? कोई एक दिक्कत अगर आप बता दें कि क्यों आपको लगता है कि यह गलत हो जाएगा। केसर साहब, एक दिक्कत तो हमारी ये है कि जब आप एक रूपता की या समानता की बात करते हैं, एक व्यक्ति के मुंह पर इसलिए पेशाब कर दिया जाता है कि वो आदिवासी है। आप एक रूपता कैसे लाएंगे? आप समानता कैसे दे सकते हैं? देश में जो पुराने विधान है आप उनको लागू नहीं कर पा रहे। एक्शन हुआ ना, सस्पेंड कर दिया गया ना, जो आरोपी है उसे सस्पेंड कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। नहीं केसर साहब, एक सेकंड केसर साहब, केसर साहब तर्क दे रहे हैं ना, कैसे लाएंगे? केसर अब्बास साहब, संविधान का पालन नहीं कर पा रहे, आवाज नहीं आप लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। अरे केसर साहब सुनिए, पहले सुनिए, भाषण देने का मंच नहीं है, सुनिए, तर्क गलत मत दीजिए। गलत किया जिसे, सुनिए पहले मेरी पूरी बात सुनिए, जिसने गलत किया उसे गिरफ्तार भी किया गया, उसे सस्पेंड भी किया गया। सुनिए पहले मेरी बात, ये फालतू का तर्क कुतर्क मत कीजिए। आप एक जो बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, पहले सुनिए मेरी बात सुनिए। केवल आप यहाँ चिल्लाने के लिए और बहस फालतू का भाषण देने के लिए नहीं आए हैं, तर्कों पर बात कीजिए। आपने जिस चीज का जिक्र किया, जिस घटना का जिक्र किया, उस घटना के बारे में आपको अपडेट पता होना चाहिए कि आरोपी को सस्पेंड भी किया गया, पार्टी से गिरफ्तार भी लिया गया है। ये मुद्दा अलग है। और यहाँ पर दिक्कत मैंने आपसे पूछी थी, अब आप सुनिए, दिक्कत मैंने आपसे पूछी थी जब खुद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कह रहे हैं कि ये मसला धर्म का है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक रूपता का मसला है, सबके लिए एक जैसा कानून हो। अगर एक जैसा कानून होगा, गोवा जैसे राज्य में पता नहीं कब से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, वहां के लोगों को परेशानी नहीं है, तो फिर आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? आपके खुद मुस्लिम धड़े में से आपको बता देते हैं, मुसलमानों में 2 धड़े हो चुके हैं साहब। एक धड़ा अब इसके समर्थन में आ चुका है, पर दिक्कत है, एक धड़ा इसके समर्थन में आ गया है। पर दिक्कत है, हमें सरकार के कथनी करनी में फर्क पे दिक्कत है। ये समानता आप कैसे लाएंगे? एक आदमी जुर्म करे तो उसको छुपाया जाता है। आपके केंद्रीय मंत्री कार चढ़वा दे किसानों को तो उसे बचाया जाता है। चले जाते हैं साहब, आप लोग इधर उधर की बात करते हैं, आप खुद जानते ही नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। क्या छोड़िए, आप पहले ये बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। केसर अब्बास साहब, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुझे बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? पहले समझाइए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। सरकार का बेरोजगारी को और कानून की दुरुपयोग को रोकने का छलावा है और कुछ नहीं है। इनके पास कोई चीज तैयार नहीं है, ये बता नहीं पा रहे कि वो कैसा होगा। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, दूसरे कोड बनाए गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं और बात आप ऐसे कर रहे हैं अज्ञानता की। आपसे मैं सिंपल सवाल कह रही हूँ, भारत सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये आप बता नहीं पा रहे है कि जो पुराने शादी के कानून के बने हुए हैं मौजूद रहेंगे या खत्म हो जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है केसर साहब, क्या समझ पा रहे हैं? यूसीसी के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है और ना उसके बारे में कोई डिफाइन कर पाते हैं। नंद किशोर जी, मैं इसीलिए इनसे पूछ रही हूँ और आप लोगों के लिए चुनौती ये है। नंद किशोर जी, आपसे मेरा प्रश्न है, आपने देख लिया ना यूनिफॉर्म सिविल कोड का दरअसल ये जो विरोध हो रहा है, नंद किशोर जी को स्क्रीन पर लेकर आइए, विरोध जो हो रहा है दरअसल अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई क्लैरिटी ही नहीं है। आप लोग अभी तक कोई क्लैरिटी लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल की सरजमी से यूसीसी का जिक्र तो करते हैं, लेकिन जिन 85% पसमानदा मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं, क्या उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्लैरिटी आप समझा पाएंगे? दिक्कत तो यहाँ पर आपके लिए चुनौती है। कोई चुनौती नहीं है, हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति यूसीसी के बारे में जानता है, दुनिया जानती है। कहाँ जानते हैं केसर साहब, कहाँ बता पाए साहब? पूछा तो केसर साहब से मैंने, कहाँ बता रहे हैं वो यूसीसी के बारे में? कट्टरपंथी लोग ये खूब जानते हैं, इनको सारी जानकारी है ये। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं यूसीसी की, उसके बारे में पूछ रहे हैं तो ये ले जा रहे हैं दूसरी तरफ दिशा को। तो इनको ऐसा नहीं है, ये जानबूझ करके इन चीजों को भटकाना चाहते हैं। जो गठमुल्ले हैं
वो इसको लोगों को, मुस्लिमों को बंधक बना करके वो पढ़े ना, शिक्षित ना हो, उनको अधिकार न मिले, इसके दूसरे नागरिकों से दोहरे दर्जे के नागरिक बने रहे, ये इसकी मंशा है। आपके पैनलिस्ट की आवाज नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं हो रही है। केसर साहब वो कह रहे हैं कि दरअसल जो चंद मौलाना हैं जो अपनी दुकान खोलकर रखते हैं, ये यूसीसी का विरोध वही कर रहे हैं। और मैंने पहले भी आपको कहा, मेरे हाथ में इस वक्त आपको बता भी देती हूँ, मुरादाबाद सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से, मतलब मुसलमानों का ये एक धड़ा है जो समर्थन कर चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। मौलानाओं की बात तो आपको जाकर के मौलानाओं से करनी पड़ेगी। अरे भाई साहब, तो मौलानाओं की बात मौलानाओं से करनी पड़ेगी। जो तर्क तो पक्ष तो आप ही रखने के लिए आए हुए हैं ना, आपको आमंत्रण दिया, आप बताइए ना, क्लैरिटी क्यों नहीं है फिर? के लोगों से बात पास कोई तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं है इनके पास। आप पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप इनसे पूछो ना यूसीसी में तो क्या आप होगा। पढ़े लिखे हैं ना? एक सेकंड नंद किशोर जी, अरे केसर साहब आप पढ़े लिखे हैं ना? केसर अब्बास साहब आप पढ़े लिखे विद्वान हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर है ना? मैं आपसे दोबारा अपना प्रश्न दोहरा रही हूँ, अब अज्ञानता के जैसे अज्ञानी के जैसे चिल्लाइए मत, अज्ञानी के जैसे चिल्लाइए मत, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। यूसीसी क्या है? यूसीसी की परिभाषा बता दीजिए। छलावा बोलते रहिएगा किशोर साहब, एक सेकंड, नंद किशोर जी एक सेकंड, नंद किशोर जी 10 सेकंड रुक जाइए। केसर अब्बास साहब, छलावा है, सब बेकार है, लेकिन फिर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या परिभाषा है, जरा बता दीजिए। छलावा है मान लिया मैंने आपके अकॉर्डिंगली, परिभाषा बताइए क्या है सिविल कोड की परिभाषा। भैया केसर अब्बास जी, आपको अगर स्कॉलर हैं तो आप टेक्निकली उसका तरीके से जवाब दीजिए। आपको क्या कारण है, क्यों आप विरोध कर रहे हैं, उसका कोई टेक्निकली तो जवाब दीजिए ना। मसौदा नहीं है। अरे साहब, मौलानाओं के नाम पे देश को मसौदा नहीं, मसौदा तैयार करने के लिए ही तो आमंत्रण दिया गया ना लॉ कमीशन की तरफ से। केसर साहब खाली चिल्लाने, सिर्फ चिल्ला रहे हैं आप, तब से आप सिर्फ चिल्ला रहे हैं। एक बार भी आपने तर्क वाला जवाब नहीं दिया जिससे मैं आपसे संतुष्ट हो जाऊं, उसके बाद मैं सवाल करूं नंद किशोर जी से। मसौदा आपसे भी तो मांगा गया था ना, कहा ना लॉ कमीशन ने ऐसा तो कहा नहीं कि मुसलमान नहीं दे सकते अपनी राय, आपने राय नहीं दी। मैंने आपसे पूछा कि यूसीसी क्या है, आप जवाब नहीं दे पाए। आप देखिए खुद ही आप भटकाव कर रहे हैं। नंद किशोर जी एक सेकंड, केसर साहब का क्रेडिट ऑब्जेक्शन है। नंद किशोर जी मेरा प्रश्न किस बात का विरोध है? केशव साहब, आपने अगर पढ़ा है और स्कॉलर है तो आपको किस बात से विरोध है? ठीक है नंद किशोर जी, जरा मेरा प्रश्न जो विरोध है वो हमें बताएं। आपको इसमें ये चीज खराब है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप विरोध इसलिए कर रहे हैं, तो इस बात को बताओ। नंद किशोर जी मेरे सवाल का जरा जवाब दे दीजिए, बड़ा सीधा सा प्रश्न कर रही हूं मैं। प्रश्न मेरा ये है कि इनको तो समझ में आने से रही, इन्हें नहीं समझ में आ रही है। अब आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप यूसीसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जब आप यूसीसी अगर लाने का मूड बना चुके हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि परिस्थिति विकट हो जाएगी, उस परिस्थिति से निपटने के लिए भी क्या कोई रोड मैप है? दूसरा प्रश्न ये है, बार बार ये कहा जा रहा है कि आपने सिर्फ एक शिगुफा छोड़ दिया है, आप लेकर आने वाले नहीं हैं। तो प्रारूप को लेकर आपने कहा कि आपको खुद ही पता चल जाएगा, चलिए हम इंतजार कर लेते हैं। ये मान लें कि इस बार अगस्त में 1 अगस्त क्रांति आप लोग करेंगे, प्रारूप भी देंगे और यूसीसी लेकर भी आएंगे, केवल ये नहीं कि जिनको बोतल से निकाल दिया और फिर अंदर कर लिया, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, कोई ऐसा हुआ है कि सरकार में, जो सरकार ने कहा धारा 370 से लेकर के तमाम जितने भी देश के मसले थे जिनके कारण भारत का बहुत बड़ा पैसा बर्बाद होता था और आतंकवादी और माफिया पलते थे, क्या वो 370 हटी नहीं, 35 से हटा नहीं क्या? इसी तरह से यूसीसी इस देश की जरूरत है और मैं जो स्कॉलर साहब अब्बास साहब कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप ऑब्जेक्शन बताइए। इससे तो मुस्लिमों की जिंदगी सुधर जाएगी। जो कट्टरपंथी हैं, जो कठमुल्ले हैं, जो ना मुस्लिमों को बढ़ना देना चाहते हैं, जो महिलाओं में और पुरुषों में एक बहुत बड़ा भेदभाव करते हैं, ये उनके लिए उनको तकलीफ है। बताइए साहब, वो कह रहे हैं जिंदगी बदल जाएगी, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? वो कह रहे हैं जिंदगी बदल जाएगी। 1948 में नेहरू जी से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम जितने भी के विद्वान थे, सबने इसका समर्थन किया था, ये बात उसी थी। लेकिन कांग्रेस के जो बाद में लीडर्स आए, वो सब लोग मुस्लिमों को गुमराह करते रहे और देश के अंदर ये स्थिति पैदा कर दी। सवाल का जवाब केसर साहब दे रहे हैं, फिर मैं इस चर्चा को खत्म करूंगी। केसर साहब वो कह रहे हैं जिंदगी बदल जाएगी, क्यों नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को?
हाँ ऐसी बदलेगी ना, जैसे जैसे सर पे पेशाब कर रहे हैं ये लोग, अरे ऐसे भाई साहब, बदलेंगे। उसकी चर्चा बार बार आप कर रहे हैं। मैंने बता तो दिया कि उसमें पूरे भारत में हर चीज के साथ कार्रवाई भी हुई है, जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। समानता की बात कीजिए आप समानता की बात तो आप, अरे भाई तो समानता की बात तो आपसे पूछी जा रही है। आप क्यों नहीं चाहते कि आपकी महिलाओं को एक अधिकार मिल जाए? नहीं, क्यों नहीं चाहते कि मुस्लिम महिलाओं को एक अधिकार मिले? आप लोग क्यों नहीं चाहते कि मुसलमान महिलाओं को एक अधिकार मिले, उनको उत्तराधिकार में, उनको विरासत में, उनकी जो 444 वाली जो परिस्थिति बनती है उससे उनको छुटकारा मिले, हलाला से छुटकारा मिले? क्यों नहीं चाहते आप लोग ये सब? मुस्लिम महिलाओं को पूरे विश्व में इस्लाम से ज्यादा अधिकार कहीं नहीं है पूरे विश्व में। मैं चैलेंज करता हूँ पूरे विश्व के कानूनों को, मुसलमानों की अपने घर की महिलाओं से जरा पूछ लीजिएगा कि हलाला जैसी परिस्थिति को किस तरीके से वो स्वीकार करती है। हलाला जैसी परिस्थिति केवल फिजिकली ट्रॉमा नहीं होती, मेंटली ट्रॉमा होती है सर, मेंटली ट्रॉमा होती है, जाके जरा पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसी नोट के साथ मुझे यहाँ पर चर्चा को खत्म करना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से यहाँ पर विरोध के सुर उठ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को लेकर कह रही है कि पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है, लेकिन विरोध के सुर मुखर हैं, रास्ते इतने आसान नहीं है। लेकिन कठिन रास्ते के बावजूद भी देश में इस वक्त यूसीसी पर चर्चा सरगर्म है और देश के अधिकांश जो लोग हैं, यहां तक कि मुसलमानों का एक धड़ा भी अब ये कह रहा है कि यूसीसी समय की मांग है। भारतीय जनता पार्टी इसको सिर्फ राजनीतिक चश्मे से ध्रुवीकरण करने के लिए, सिर्फ शिगुफा के तौर पे इस्तेमाल नहीं करे, बल्कि इस बार एक अगस्त क्रांति जरूर होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने समय निकाला, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यूसीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार पूरे मूड में है इस बार आर पार करने की। क्या परिस्थिति होती है, विरोध के सुर किस तरह से मुखर होते हैं, सबको एक साथ लेकर समेकित विकास की परिभाषा, समेकित एकरूपता की परिभाषा को कैसे सरकार के द्वारा गढ़ा जाता है, इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।